इशूरा एपिसोड 5 की शुरुआत में हम टेरन को देखते हैं जो कि लाना से कह रही होती है कि तुमने शार्क्स साउंडस्लाइजर और हिगियोरे दी पेलाजी को यहाँ पर लाकर काफी बढ़िया काम किया। लाना कहती है आपकी तारीफ करने का काफी ज्यादा शुक्रिया। फिर टेरन कहती है कि वर्ड को ढूंढ के लाना तुम्हारे लिए ज्यादा था। आपको बताता चलूं यहाँ पे वर्ड से मुराद इनकी किया से है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। लाना कहती है कि उसके बारे में से र्यूमर्स ही मशहूर होंगे। अगर वर्ड आर्ट को इस तरह इस्तेमाल करने वाला कोई भी शख्स मौजूद है तो वो तो कोई भी जंग जी सकता है। टेरिन कहती है कि कहा जाता है कि वो वाकई में ही एग्जिस्ट करती है, हमें उसे कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर टेरिन हिग्यूरे से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में भी काफी रूमर्स सुने हैं। जब तुम किसी छोटे इलाके में ग्लैडिएटर के तौर पर लड़ रहे थे तो तुम एक दफा भी नहीं हारे। हिग्यूरे कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 13 से 14 सालों तक वहाँ पर लड़ता ही रहा था। तभी शार्क पूछता है तो तुम वहाँ पर एक गुलाम थे। टेरिन बताती है कि रिमोट रीजन यानी दूर इलाकों में ऐसे बारबैरिक सिटीज मौजूद हैं जहाँ पर इंसानों और मॉन्स्टर के दरमियान फाइट्स के ऊपर बैट्स लगाई जाती हैं और ऑफ कोर्स ये काम बिल्कुल ही इलीगल है। तभी शाल कहता है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब है, तुम 14 सालों तक गुलाम की तरह लड़ते रहे और अब तुम्हें कभी ना हारने वाला माना जाता है। टेरिन कहती है कि शाल की बात में पॉइंट तो है। फिर वो हिग्यूरे से पूछती है कि क्या आप हमें इस बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिग्यूरे कहता है क्यों नहीं। फिर वो अपने बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि वो वेस्ट में एक ऐसी जगह पैदा हुआ है जो कि मनियान के लोग नहीं जानते। हम देखते हैं कि एक आदमी एक जंगल में आया हुआ होता है जहाँ पर हिग्यूरे जैसे और भी दूसरे क्रिएचर्स मौजूद होते हैं जिन्हें मैंड्रिक्स कहते हैं। इसके अगले ही सीन में हम उसे उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर शायद गुलामों को रखा जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसके सामने एक टूटी हुई तलवार फेंकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर फाइट करने के लिए लाया गया है। अब हिग्यूरे को उसकी इस बात का मतलब नहीं पता होता तो वो इस बारे में उससे पूछता है। वो आदमी कहता है ये बात तो साफ है, जब एक मैंड्रिक को सरेआम मारा जाएगा तो काफी सारे लोग इसे देखने के लिए आएंगे और मुझे इसे काफी ज्यादा फायदा होगा। हिग्यूरे वो तलवार उठाते हुए कहता है कि मैं समझ गया, मैं फाइट जरूर करूंगा। इसके अगले सीन में हम उसे एक आदमी के साथ फाइट करते हुए देखते हैं मगर वो उसे काफी आसानी के साथ हरा देता है। वो उसकी आंखों पर अटैक कर उसको मार डालता है और उसके मरने के बाद उसकी तलवार भी ले लेता है। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि मैं दोबारा से कब फाइट करूंगा। वो आदमी कहता है कि 3 हाई रैंक के फाइटर्स जब तुम्हें मारेंगे तो ये एक काफी बढ़िया शो होगा। अब हिग्यूरे को लफ्ज मरने का भी नहीं पता होता तो वो इस बारे में उस आदमी से पूछता है। वो आदमी कहता है माफ करना लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन जब तुम फाइट कर रहे होते हो तो या तो तुम मरते हो या फिर मारते हो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हिग्यूरे ने उन 3 हाई रैंक्स के फाइटर्स को अपनी जड़ों से अटैक करके एक बार में ही मार डाला था और उनको मारने के बाद उनकी तलवारें भी ले ली थी। इसके बाद वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें एक दूसरे शहर में ले जाकर बेच रहा हूँ। हिग्यूरे पूछता है क्या मुझे वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करनी पड़ेगी। वो आदमी हाँ में जवाब देता है। वो आदमी कहता है कि ये दिखने में काफी ज्यादा शानदार होगा जब मिनियान के लोग एक मॉन्स्टर को मारेंगे। हिग्यूरे पूछता है क्या मैं मर जाऊंगा। वो आदमी वहाँ से जाते हुए कहता है हाँ शायद। हिग्यूरे अपनी तलवार को देखते हुए कहता है लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। इसके अगले सीन में हम उसे कोलोसियम जैसी एक जगह में देखते हैं जहाँ पर वो एक बार फिर से 3 लोगों से फाइट कर रहा होता है। इस दौरान वो सोच रहा होता है कि वो उन्हें कैसे हराएगा। इसके बाद उसके सामने एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर आ जाता है, शायद उसने उन 3 लोगों को हरा दिया था। हिग्यूरे सोचता है कि स्ट्रेंथ के मामले में मैं इसे नहीं हरा सकता लेकिन स्पीड के मामले में मैं इसे हरा ही सकता हूँ। इसके अगले सीन में 3 लोग उसे गन के साथ फाइट करने के लिए आ जाते हैं। इस दौरान हिग्यूरे सोच रहा होता है क्या मैं उनके फायर करने से पहले उन्हें काट पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हिग्यूरे एक आदमी से पूछ रहा होता है कि मेरी अगली फाइट कब होगी, यानी कि उसने एक एक करके अपने सारे ओपोनेंट्स को हरा दिया था। वो आदमी कहता है तुमने सबसे स्ट्रॉन्ग ग्लैडिएटर के तौर पर अपना नाम कमा लिया है, अब एक भी आदमी तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहता। हिग्यूरे कहता है अगर मैं खुद को ट्रेन नहीं करता रहूंगा तो मैं आसानी के साथ हार जाऊंगा। मगर वो आदमी कहता है कि तुम जैसे गुलाम को यहाँ पर रखने पर कोई भी मजा नहीं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिग्यूरे सोचता है कि अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो आखिर जिंदा रहने का मतलब क्या है। क्या जिंदगी ऐसी होती है? ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। तभी वही आदमी भागते हुए आता है और बड़ी हड़बड़ाहट में उसका दरवाजा खोलते हुए कहता है कि तुम भी हमारे साथ फाइट करो। हिग्यूरे उससे पूछता है क्या कुछ हुआ है। वो आदमी बताता है कि ट्रू डीमन किंग की आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया है। इसके बाद हम ट्रू डीमन किंग की आर्मी को देखते हैं जो कि शायद ज़ॉम्बी या फिर अनडेड्स हैं। कुछ लोग उनको गन से शूट कर रहे होते हैं मगर उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक स्पेयर आकर उस आदमी को भी लग जाता है जिसने हिग्यूरे को छोड़ा था और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। हिग्यूरे कहता है तो इसका मतलब है मारो या मारो। तभी डीमन किंग की आर्मी में से एक उसके ऊपर अटैक कर देता है मगर हिग्यूरे उसको एक ही स्लैश
में मार गिराता है। इस दौरान वो सोचता है कि मैंने अब तक काफी सारे लोगों को मारा है, तो इतने से लोगों के हाथों तो मैं नहीं मरने वाला। इसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ डीमन किंग की आर्मी को मारने लगता है और उसे ऐसा करने में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ लाना बताती है कि जब मैंने इसे ढूंढा था तो लोगों ने मुझे बताया था कि ये डीमन किंग की आर्मी को मार रहा था। मैंने पहले कभी किसी आदमी के बारे में ऐसा नहीं सुना जो कि डीमन किंग की आर्मी से सामने से जाकर लड़ाई करे। तभी दाकाई भी वहाँ पर आ जाता है। टैरन उसे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने का कहती है। दाकाई हिगुएरे को देखकर सोचता है कि मुझे ये एक नॉर्मल नाइट ही लगता है जिसने शायद अपने अंदर काफी सारे वेपन्स छुपा रखे होंगे। टैरन कहती है कि ये तुम्हारी तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी फाइटर्स हैं। मुझे यकीन है कि हमें ऐसी यूनिक पावर्स की जरूरत है जो कि हमारी दुश्मन की आर्मीज को मार गिराए। लाना शार्क से कहती है कि इस काम को अच्छे से करना। शार्क कहता है माफ करना, लेकिन मैं हिगुएरे की तरह नहीं हूँ। मैं एक मिशनरी हूँ और एडवांस में रिवार्ड लिए बगैर काम करना मेरे असूलों के खिलाफ है। लाना कहती है मैं ये बात जानती हूँ। तुम्हारा रिवार्ड ये है कि तुम जानना चाहते हो कि ट्रू डीमन किंग आखिर कहाँ पर मारा गया था। हिगुएरे हाँ में जवाब देता है। तभी दाकाई कहता है मैं जानता हूँ कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा रिवार्ड मिलेगा तुम यहाँ से भाग जाओगे। शाल कहता है ये तो मैं भी कह सकता हूँ। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए फ्री में काम करूंगा यहाँ तक कि मैं मारा जाऊंगा। दाकाई कहता है कि मुझे ये पसंद आया कि तुम्हें बात करना भी आता है। फिर वह हिगुएरे से पूछता है कि तुम काफी टाइम से ऐसे ही खामोश बैठे हुए हो। वो उसकी तरफ एक फल फेंकते हुए कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या खाते हो। मगर हिगुएरे उस फल को उस तक पहुँचने से पहले इतनी तेजी से स्लैशेस मारता है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते और वो फल काफी परफेक्टली कटकर टेबल के ऊपर गिर जाता है। हिगुएरे कहता है कि मैं फ्रूट्स नहीं खाता। उसे ऐसा करते देखकर लाना काफी ज्यादा हैरान थी, जबकि टैरन मुस्कुरा रही थी। तभी वो फल हिगुएरे के पॉइजन की वजह से गल सड़ जाता है। टैरन ताले बजाते हुए कहती है ये काफी ज्यादा शानदार था। लाना कहती है ये काफी ज्यादा अमेजिंग स्किल है, तो इसका मतलब है कि मैंड्रिक्स एक साथ 3 हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हिगुएरे कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो काफी सारी तलवारें बाहर निकालते हुए कहता है मैं 42 आर्म्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद नरेटर हमें हिगुएरे के बारे में बताने लगता है। वो जिसकी ड्यूलिंग स्किल खून से भरी हुई है, वो जो जिसके अंदर ऐसा एब्सोल्यूट और लीथल पॉइजन है जिससे कोई भी लिविंग थी चीज नहीं बच सकती, वो जिसने लातदार शानदार स्वॉर्ड प्ले में महारत हासिल की, जिसकी बिजार फिजिक उसके लिए परफेक्ट है। वो हर ऑर्डर को मानता है जब तक कि उसके ऊपर कोई रूल करने वाला ना हो, जिसे एक आजाद गुलाम कहा जा सकता है। वो एक ग्लैडिएटर है, वो एक मैट्रिक है जिसका नाम है हिगुएरे द पेलाचिक। इसके अगले सीन में हम कुछ जायंट्स को एक बहुत बड़ी बग्गी खींच के ले जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हीडो एक आदमी के पास जिसका नाम कुजे है और इसे हमने 3rd एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में देखा था, उसके पास आकर कहता है क्या तुम हमें जहाँ लेकर जा रहे हो वहाँ हमारी पूरी स्क्वाड के लिए बिस्तर पूरे हो जाएंगे। कुजे कहता है कि हम रीजनल ऑर्डर्स के पूर हाउसेस के पास जा रहे हैं जिनके पास काफी ज्यादा कमरे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको खाने की गारंटी नहीं देता। हीडो कहता है क्या तुम मेरी आर्मी को उनसे खाना लेने से मना करोगे? ये काफी बुरी बात है। मैंने तो सुना था कि तुम रीजनल ऑर्डर के लिए लोगों को मारने का काम करते हो, लेकिन क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग भी हो? कुजे हंसते हुए हाँ में जवाब देता है। हीडो अपनी बात कहकर चला जाता है तो कुजे कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मेरे साथ एक एंजल है। इसके बाद वो एक चर्च में जाता है जहाँ पर रिपल नाम की एक लड़की उसको वेलकम करती है। वहाँ कुजे के साथ नहीलो भी थी। रिपर और नहीलो एक दूसरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ नहीलो बताती है कि कुजे उसे एस्कॉर्ट कर रहा है। इनके बीच थोड़ी बातें होती हैं और रिपर वहाँ से कुछ काम करने के लिए चली जाती है। इसके बाद कुजे नहीलो से कहता है कि मैंने सुना था कि तुम एक कैदी थी, क्या यहाँ पर भी तुम कोई क्राइम करने के लिए आई हो? नहीलो कहती है ऐसा नहीं है, मैं हीडो के लिए इसलिए काम कर रही हूँ ताकि वो मुझे छोड़ दे। कुजे कहता है क्या हो अगर तुम अपना वादा ना निभाओ तो? नहीलो कहती है कि मैं इस बारे में ठीक से नहीं बता सकती, मैं तो बस अपने तरीके से फाइट करूंगी, वैसे भी मैं बना ही इसी काम के लिए गई हूँ। फिर नहीलो कुजे से उसके बारे में पूछने लगती है। कुजे बताता है कि मुझे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीलो कहती है मगर तुम तो एक हथियार कैरी करते हो, क्या तुम्हें दूसरे लोगों के हाथों चोट लगने से डर लगता है? कुजे कहता है कि ये बात क्या है, तुम मेरे जैसे बुरे इंसान को परेशान तो मत करो। कुजे कहती है कि तुम मेरे जैसे हो जो कि डीमन किंग के दौर में भी बच निकले। कुजे कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे साथ एक एंजल है। इसके बाद हम सब लोगों को एक साथ बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे दूसरे बच्चे भी थे। कुजे रिपल से कहता है कि हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, देखकर लगता है कि तुम हम जैसे मर्चेंट्स को रखने के लिए पहले से ही तैयार थी। रिपल बताती है कि इस पे कुछ भी मुश्किल नहीं हुई। कुछ वक्त पहले ओरेस्टिया की आर्मी ने यहाँ पर कैंप लगाया था और तुम जिन मर्चेंट्स को यहाँ पर लेकर आए हो वो ओरेस्टिया की उन सोल्जर से काफी ज्यादा पोलाइट हैं। नहीलो पूछती है कि आखिर वो सोल्जर यहाँ पर क्या करने आए थे? रिपल बताती है कि वो सोल्जर सर हार्जेंट के अंडर काम
कर रहे थे जो कि वाइगन दी सेलिमेंटर को मारने के लिए जा रहे थे। तभी एक बच्चा कूजे के साथ खेलने का कहता है तो कूजे भी उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। रिपल कहती है कि कूजे अभी भी नहीं बदला, वो हमेशा से ही ऐसा था। इसके बाद कूजे नहीलो को उसका रूम दिखा देता है। वो कहता है कि मैं बाहर बेंच पर ही सोऊंगा। नहीलो कहती है कि तुम काफी ज्यादा जेंटल हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम एक ही कमरे में सो जाएं तो। कूजे कहता है क्या तुम मुझ जैसे बूढ़े इंसान को फिर से तंग कर रही हो। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। तभी रिपल वहाँ पर आ जाती है। कूजे उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रिपल उसको सीधा सीधा कह देती है क्या आप लिथिया की मदद करेंगे। जब ओरेस्टिया की आर्मी यहाँ से गुजरी थी तो लिथिया के लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो हमारे चर्च को सपोर्ट करेंगे। रिपल कहती है कि मैं लड़ नहीं सकती लेकिन आप लड़ सकते हैं क्योंकि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कूजे कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें इससे तकलीफ होगी लेकिन मैं तुम्हारी इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी रिपल के पीछे से कोई उनके पीछे एक एरो शूट कर देता है जिसे कूजे देख लेता है और खुद को और रिपल को उससे बचा लेता है। रिपल जब उन लोगों को देखती है तो उन्हें कहती है कि तुम इस आदमी को नहीं मार सकते, मगर वो आदमी कहते हैं कि तुम हमारे रास्ते में आ रही हो, ये आदमी ओरेस्टिया के साथ काम कर रहा है और हमें इसे मारना ही होगा। कूजे रिपल को अपने पीछे ले आता है और एक बड़ी सी शील्ड निकाल लेता है और कहता है कि ये दुनिया वाकई में ही काफी ज्यादा डेंजरस है। वो दोनों आदमी कूजे के ऊपर अटैक कर देते हैं मगर कूजे उनसे बच जाता है। तभी वहाँ पर दो लोग और भी आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि इसका डिफेंस काफी ज्यादा मजबूत है, दूसरा कहता है तो हम इसे जिंदा नहीं ले जा सकते। तभी कूजे को एक जगह पर कुछ लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। वो उस जगह पर देखते हुए कहता है प्लीज इन लोगों को मत मारना। तभी एक आदमी अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसे वो अपनी शील्ड से रोक लेता है। दूसरा आदमी उसके ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करने ही वाला होता है मगर उसके साथ कुछ मैजिक होता है जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। कूजे कहता है क्या मैंने नहीं कहा था कि इन लोगों को मत मारना। उनमें से एक कहता है कि हो सकता है कि इसकी शील्ड में पॉइजन लगा हुआ है जिसे छूने पर हम मर जाते हैं। दूसरा आदमी कहता है तो एरो से शूट करने पर शायद हम इसे मार सकते हैं। वो अपनी क्रॉसबो से उसके ऊपर शूट करने वाला होता है मगर उसके ऊपर भी वही मैजिक होता है और वो भी मर जाता है, मगर उसकी क्रॉसबो से एरो शूट हो जाती है। इसके बाद एक और आदमी के ऊपर भी वही मैजिक होता है और वो भी मारा जाता है। वहाँ पर मौजूद आखिरी आदमी पूछता है कि आखिर ये सब किसने किया। कूजे उससे कहता है क्या बचपन में तुमने चर्च से ये सबक हासिल नहीं किया कि अगर तुम कुछ बुरा करोगे तो एक एंजल तुम्हें पनिश करेगा। वो आदमी पहले तो घबरा जाता है लेकिन फिर वो कूजे के ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन नहीलो पीछे से आकर उसे मार देती है। नहीलो कहती है ये आदमी अभी तुम्हें मार ही डालता। कूजे कहता है तुम्हारी मेरी जान बचाने का शुक्रिया। रिपल कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो आपको मारने की कोशिश करेंगे। कूजे उसके पास आकर कहता है मैं जानता हूँ तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसके बाद वो उसे उसका पेट दिखाने का कहता है जहाँ पर वही तीन लग गया था जो कि उस आदमी के क्रॉसबो से निकल गया था, जिसे देखकर वो दोनों कहते हैं कि शायद अब ये नहीं बच पाएगी। रिपल कहती है मैंने समझा था कि इस तरह से मैं सबको खुश कर पाऊंगी और फिर मैं आपकी तरह बन पाऊंगी। कूजे कहता है कि ये सब मेरी ही गलती है, अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो मैं हूँ। और रिपल वहाँ पर रोते हुए अपना दम तोड़ देती है जिसे कूजे भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने रिपल का फ्यूनरल कर दिया था। कूजे नहीलो से पूछता है तुम भी तो एक बार पहले मर चुकी हो है ना, जब तुम मरी थी तो क्या तुमने कोई एंजल देखा था। नहीलो कहती है मुझे तो लगता है वो बस कहानियों में ही होते हैं। कूजे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता था और वो ऊपर देखते हुए कहता है लेकिन वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। उसे छत पर एक एंजल बैठी हुई दिखाई दे रही होती है जो कि सिर्फ उसे ही नजर आती है। वो कहता है अगर मैं इस बारे में सोचूं तो एंजल्स भी काफी ज्यादा अकेले होते हैं। नहीलो पूछती है क्या तुम हर वक्त किसी एंजल को देखते रहते हो। कूजे कहता है ऐसा हो सकता है या फिर शायद वो मुझे देख रही है, इस वजह से वो हर उस इंसान को मार देती है जो कि मुझे मारने की कोशिश करता है। नहीलो उससे उसका नाम पूछती है। कूजे कहता है कि आज तक मैंने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि रिपल को भी नहीं। इसके बाद नरेटर हमें उस एंजल के बारे में बताने लगता है, वो जिसे इस दुनिया में कोई भी नहीं देख सकता सिवाय एक इंसान के, वो जो हर तरह की इंटरफेरेंस से पूरी तरीके से इम्यून है, वो जो दुनिया के बनने से लेकर किसी को भी मारने की एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखती है, मगर वो काफी खामोशी से आती है और उनके देखने से पहले उनकी जिंदगियों को ले जाती है, जो कि फेथ ऑफ डेथ का एक एम्बॉडीमेंट है। वो एक स्टबर है, वो एक एंजल है, उसका नाम है नास्टिक द क्वाइट सिंगर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हमारी मजीद वीडियो को भी सपोर्ट करें। तब तक के लिए इत्ते की मस।